एसडीएल का आईपीओ आ गया है और जाहिर है सबकी नजरें इसकी तुलना पर हैं इसके इकलौते लिस्टेड कॉम्पिटिटर सीडीएसएल से। हाँ बिल्कुल। दोनों भारत की डिपॉजिटरी है, मतलब शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का काम करती हैं। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? देखिए, ऊपर से तो लगता है कि हाँ दोनों एक जैसे काम कर रही हैं, जुड़वा भाई जैसे। लेकिन थोड़ा सा अंदर झांको तो इनके काम करने के तरीके, पैसे कमाने के सोर्स, भविष्य के प्लानिंग, सब में काफी फर्क है, जमीन आसमान का। सही कहा। और आज हमारे पास जो जानकारी है, खासकर कुछ YouTube वीडियोस से जो इसी आईपीओ पे फोकस कर रहे हैं, हाँ। वो यही पढ़ते खोलने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि असल में क्या चल रहा है। बिल्कुल। सबसे पहले एकदम बेसिक बात, बिजनेस मॉडल। लगता तो है दोनों डिपॉजिटरी हैं, पर क्या उनकी कमाई का जरिया वाकई एक जैसा है? यहाँ कुछ चौंकाने वाला मिला। उसका करीब आप कह सकते हैं 80 से 90% रेवेन्यू सीधा डिपॉजिटरी सर्विस से आता है। अच्छा, मतलब कोर बिजनेस से। हाँ। कोर बिजनेस से। लेकिन एनएसडीएल, वहां कहानी अलग है। उनका सबसे बड़ा हिस्सा, लगभग 51% रेवेन्यू, वो आ रहा है उनकी सब्सिडियरी एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक से। पेमेंट्स बैंक से 51%? जी हाँ। डिपॉजिटरी सर्विस का हिस्सा सिर्फ 43% है। और ये पेमेंट्स बैंक क्या करता है? सेविंग अकाउंट, पेमेंट सर्विसेज, ये सब। अच्छा, तो मतलब आधे से ज्यादा कमाई बैंकिंग वाले काम से। ये तो मेरी उम्मीद से तो काफी अलग है। हाँ। लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या ये बैंकिंग बिजनेस उतना ही मुनाफा कमा रहा है? मतलब रेवेन्यू तो ला रहा है, पर प्रॉफिट की कहानी क्या है? और यहीं पर मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। एनएसडीएल का जो टोटल प्रॉफिट है ना, हाँ। उसमें ये जो 51% रेवेन्यू वाला बैंकिंग बिजनेस है, उसका कंट्रीब्यूशन पता है कितना है? सिर्फ 1% के आसपास। सिर्फ 1%? हाँ। असली पैसा, मतलब 91% जो मुनाफा है, वो तो डिपॉजिटरी बिजनेस से ही आ रहा है, जो रेवेन्यू का छोटा हिस्सा लाता है। बाप रे। अब इसकी तुलना जरा सीडीएसएल से कीजिए। सीडीएसएल का ऑपरेटिंग मार्जिन, मतलब अपने मेन काम से वो कितना पैसा बचा पाता है हर 100 रुपए पर, वो करीब 60% है। 60%? बहुत ज्यादा है ये तो। बहुत ज्यादा। और एनएसडीएल का ऑपरेटिंग मार्जिन, वो सिर्फ 20% के दायरे में है। और तो और सीडीएसएल का ओवरऑल प्रॉफिट भी एनएसडीएल से काफी ज्यादा है। मतलब एक तरफ रेवेन्यू का हाथी कहीं और, मुनाफे का चूहा कहीं और। ये तो निवेशक को जरूर सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। खैर, अगर हम बात करें ग्राहकों तक पहुंच की, डीमैट अकाउंट्स की संख्या की, तो यहाँ तो सीडीएसएल बहुत आगे है, करीब 15 करोड़ अकाउंट्स। हाँ, रिटेल में तो सीडीएसएल का दबदबा है। और एनएसडीएल के पास करीब 4 करोड़। ये फर्क शायद डिस्काउंट ब्रोकर्स की वजह से ज्यादा है, जैसे जीरोधा, ग्रो। हाँ बिल्कुल। रिटेल इन्वेस्टर्स, मतलब हम आप जैसे छोटे निवेशक, वो ज्यादातर सीडीएसएल के पास हैं। लेकिन तस्वीर एकदम पलट जाती है जब हम ये देखते हैं कि किसकी कस्टडी में कितनी कीमत की संपत्ति रखी है। एसेट्स अंडर कस्टडी, एयूसी। हाँ, यहाँ पर एनएसडीएल बहुत बहुत आगे है। लगभग 464 लाख करोड़ रुपए का एयूसी है एनएसडीएल के पास। 464 लाख करोड़? और सीडीएसएल का करीब 71 से 75 लाख करोड़ के बीच है। इतना बड़ा फर्क क्यों? वजह है फोकस। एनएसडीएल का फोकस है बड़े इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स पर, म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बड़े कॉर्पोरेट्स, जबकि सीडीएसएल रिटेल पर ज्यादा फोकस्ड है। तो एक खेल रहा है वॉल्यूम का, दूसरा खेल रहा है वैल्यू का, ये बात है। बिल्कुल। एक के पास ग्राहक ज्यादा, दूसरे के पास मॉल ज्यादा। समझ गए। अब अगर ग्रोथ की बात करें, पिछले 5 सालों में दोनों का रेवेन्यू तो करीब 35% सीएजीआर से बढ़ा है। मतलब हर साल औसतन 35% की ग्रोथ। ये तो अच्छा है। हाँ, रेवेन्यू ग्रोथ दोनों की अच्छी है, लेकिन मुनाफे में जैसा हमने देखा, सीडीएसएल आगे रहा है। करीब 37.5% सीएजीआर से उसका प्रॉफिट बढ़ा है। तो अब आते हैं मुद्दे पर। ये जो एनएसडीएल का आईपीओ आ रहा है, इसका वैल्यूएशन कैसे देखें? ये सस्ता है, महंगा है, क्या लगता है? देखिए, एनएसडीएल आईपीओ आ रहा है करीब 46 के पीई रेशियो पर, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। 46 पीई? हाँ, मतलब निवेशक उसकी हर 1 रुपए की कमाई के लिए 46 रुपए देने को तैयार दिख रहे हैं। अब सीडीएसएल का पीई देखिए, वो 64-65 के आसपास है। तो पहली नजर में तो एनएसडीएल सस्ता लग रहा है ना? हाँ, ऊपर से देखने में सस्ता लगता है, लेकिन फिर वही बात आती है, सीडीएसएल की बेहतर प्रॉफिट ग्रोथ है, मार्जिन बहुत ऊंचे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई भी बेहतर है। आरओई कितना है दोनों का? सीडीएसएल का करीब 32% है और एनएसडीएल का सिर्फ 17% के आसपास। तो ये सब देखते हुए शायद सीडीएसएल का जो प्रीमियम पीई है, वो कुछ हद तक जस्टिफाइड लगता है। और एनएसडीएल के लिए चिंता वाली बात क्या है फिर? चिंता यही है कि एक तो उनका वो पेमेंट्स बैंक वाला बिजनेस, उसकी ग्रोथ धीमी हो रही है,
और मुनाफा जैसा हमने देखा ना के बराबर है। तो ये उसके ओवरऑल वैल्यूएशन पर एक सवालिया निशान लगाता है। और एक और बहुत जरूरी बात याद रखनी है, ये आईपीओ 100% ऑफ अ सेल है, OFS। अच्छा, OFS मतलब ये कि आईपीओ से जो पैसा आएगा वो कंपनी के पास नहीं जाएगा, कंपनी को कोई नया फंड नहीं मिल रहा। जो मौजूदा शेयर होल्डर्स हैं जैसे बैंक या दूसरे इंस्टीट्यूशंस, वो अपना हिस्सा बेच रहे हैं। ओके, तो पैसा पुराने मालिकों की जेब में जाएगा, कंपनी में रीइन्वेस्ट नहीं होगा। बिल्कुल। तो ये तो हुई वैल्यूएशन की बात। अब आगे देखते हुए इन दोनों कंपनियों के लिए रिस्क्स क्या हैं, क्या खतरे हैं? देखिए, दोनों के लिए कॉमन रिस्क तो रेगुलेटरी है। सेबी के नियमों में कोई बदलाव आ जाए तो असर पड़ेगा। हाँ, वो तो है। दूसरा, मार्केट वॉलेटिलिटी। शेयर बाजार में जो उतार चढ़ाव होता है उसका असर तो इन पर पड़ेगा ही, लेकिन यहां भी थोड़ा फर्क है। कैसा फर्क? CDSL क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, तो बाजार का सेंटीमेंट जब बिगड़ता है या बहुत अच्छा होता है तो उसका असर शायद CDSL पर ज्यादा तेजी से दिखे, ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अच्छा। NSDL क्योंकि उसके क्लाइंट्स बड़े इंस्टीट्यूशनल हैं और उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा कस्टडी फीस से आता है या एसेट वैल्यू पे बेस्ड है, तो वो शायद थोड़ी ज्यादा स्टेबल इनकम प्रोफाइल दे सकता है। लेकिन जैसा हमने कहा, उसे अपने पेमेंट्स बैंक वाले बिजनेस की चुनौतियों से निपटना होगा, जहां ग्रोथ भी कम है और प्रॉफिट भी नहीं है। तो मतलब संक्षेप में कहें तो डिपॉजिटरी का ठप्पा तो दोनों पर लगा है, पर NSDL और CDSL काफी अलग नावें हैं। बिल्कुल। एक का फोकस रिटेल, दूसरे का इंस्टीट्यूशनल। एक के कमाई ट्रांजैक्शन वॉल्यूम पर ज्यादा निर्भर, दूसरे के कस्टडी वैल्यू पर। एक का मार्जिन शानदार, दूसरे का ठीक ठाक। एक में शायद ज्यादा झटके लगे, दूसरी थोड़ी स्थिर। एकदम सही समझा आपने। और NSDL का जो भविष्य है और उसका वैल्यूएशन, वो काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपने बैंकिंग बिजनेस को प्रॉफिटेबल बना पाता है या नहीं, और साथ ही डिपॉजिटरी में अपनी पकड़ कैसे रखता है। हाँ, खासकर तब जब रिटेल वाला हिस्सा तो CDSL ले जा रहा है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये रह जाती है कि क्या NSDL अपनी पहचान सिर्फ एक डिपॉजिटरी से आगे बढ़ाकर एक कामयाब डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी बन पाएगा? बड़ा सवाल है, खासकर तब जब उसका मेन प्रॉफिट इंजन अब भी वही पुराना डिपॉजिटरी बिजनेस है और नया वाला बैंकिंग बिजनेस अभी स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। चलिए इसी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ते हैं। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।